हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मंडेरियन एकेडमी। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़ एडिटोरियल को हम कवर करते हैं और आज का जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स थे, टॉपिक्स थे, उसको कवर करते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और जो विश्व में इंटरनेशनल रिलेशन में एक चेंज लेके आ सकता है, वो न्यूज़ ईरान से आई, जिसके अंदर देखा कि कल ईरान के जो प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनकी एक ट्रेजिक हेलीकॉप्टर के एक्सीडेंट के अंदर उनकी डेथ हो गई। उनके साथ फॉरेन मिनिस्टर भी थे और भी कई ऑफिशियल्स थे। सॉरी। जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान इस वक्त काफ़ी टर्मोइल में चल रहा है। वेस्ट जो मिडल ईस्ट है, वहाँ पे उसकी जो पॉलिटिक्स है ईरान की, वो सारी की सारी उसके सेंटर चल रही है। और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट जो हमको देखने को मिले, जिससे ये एक इंसिडेंट है वो और ट्रेजिक उन सिचुएशन को बना सकता है, उसको हमको फॉलो करना। सबसे पहले आप जानते हैं कि ईरान और इज़राइल, इन दोनों के बीच में एक मिलिट्री स्टैंड ऑफ भी हुआ। ईरान ने ड्रोन्स वगैरह फायर किए, अटैक किया। तो ये चीज़ें इज़राइल और ईरान के जो रिश्ते थे उसके अंदर एक गिरावट लेकर आया। और इसके बाद ईरान ने यह भी कहा कि हम ये इंसिडेंट आगे भविष्य में भी कर सकते हैं, और इसका इज़राइल ने भी कहा कि इसका समय आने पे जवाब भी लिया जाएगा। अब जब ये एक्सीडेंट में ईरान के प्रेसिडेंट की डेथ हो चुकी है और उनके फॉरेन मिनिस्टर की भी डेथ हो चुकी है, तो जो उनकी फॉरेन पॉलिसी, कहीं उसमें डिस्टेबिलिटी आ सकती है। परंतु आपको ये भी समझना होगा कि ईरान एक ऐसी कंट्री है, वहाँ पर जो उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी काफ़ी मैच्योर है, यानी कि किसी एक व्यक्ति की जाने से वहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता। और जानते हैं कि ईरान के अंदर 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी, और उस ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद से ईरान की जो पॉलिटी है उसके ऊपर जो कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोलिंग पावर कौन है, वहाँ पर जो हार्ड लाइनर्स हैं वो हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर जो ईरान की पॉलिटिक्स का है वो है आपके सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी। और ये ऐसा कहा जा रहा था पहले कि ईरान की जो प्रेसिडेंट है रईसी, वो इसके बाद यानी कि जो हमारे सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला अली खमीनी, उनके बाद शायद उनको टेक ओवर करेंगे। परंतु अब जब उनकी डेथ हो चुकी है, तो अब सुप्रीम लीडर ने 5 दिन का तो एक मॉर्निंग घोषित किया है कि क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कंडेम किया कि हम इस टफ टाइम में ईरान के साथ हैं। और आप जानते हैं ईरान और भारत के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। और कुछ ही दिन पहले भारत और ईरान ने जो चाबहार के लिए 10 साल का एग्रीमेंट है वो भी साइन किया था। उस बात को तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स ये हो गए। अब आपको ये समझना होगा कि जहाँ इनकी डेथ हुई है वो एरिया कहाँ पे है। तो ये देखिए आप, जैसा कि आप जानते हैं कि ईरान की टेरिटरी किससे लगती है, कैस्पियन सी से लगती है। और नीचे डाउन में पर्शियन गल्फ भी ईरान से टच होता है। तो हमने यहाँ से हमारे गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट से हमने एक सी का रास्ता कनेक्ट करने का प्रयास किया था। कौन से पोर्ट से? चाबहार से। और इसी चाबार को हमारा क्या विचार था कि हम इस चाबार से कनेक्ट किसको करेंगे? जाहिदान, और उसके बाद जरान डेलाराम हाईवे जो ईरान के अंदर हमने अफगानिस्तान के अंदर डेवलप किया, उसके माध्यम से अफगानिस्तान पहुंचेंगे, वहां से सेंट्रल एशिया पहुंचेंगे, फिर रशिया पहुंचेंगे और वहां से वेस्ट एशिया। तो ये हमारा एक तरह से चाबार पोर्ट को डेवलप करके एग्रीमेंट करने का ये मकसद था। दूसरा, आपको ये भी समझना होगा कि जो ईरान की प्रॉक्सिमिटी किससे, ये जो आपको एक चोक पॉइंट दिख रहा है, चोक पॉइंट उसे कहते हैं कि एक समुद्र के अंदर दो जल राशियों को जोड़ने वाला या दो बड़ी भू राशियों को अलग करने वाला हिस्सा। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, ये दिख रहा है जो चोक पॉइंट। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर किसका राज चलता है? ईरान का। और ये पर्शियन गल्फ को और जो भी आपकी यहाँ की जो अरब कंट्रीज़ है उनसे कनेक्ट करने के लिए अच्छा रास्ता है। और ये यहाँ आपका गल्फ ऑफ ओमान है, क्योंकि ओमान के कोस्ट पे है। तो गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से कौन कनेक्ट करता है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट करता है। और इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? ईरान का। अब आपको ये भी जानना होगा कि जो ईरान की कैपिटल है तेहरान, वो नॉर्थ साइड में है। जो अभी हमारे जो इनके प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, उनका जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो हुआ था अज़रबैजान की बॉर्डर्स में यहाँ पे। और आपको समझना होगा कि ब्लैक सी और कैस्पियन सी, इसके बीच में जो माउंटेन्स आते हैं, इसके बीच में जो माउंटेन्स आते हैं, जो ये माउंटेन्स आते हैं, ये माउंटेन्स कॉकसस माउंटेन कहते हैं इनको, कॉकसस माउंटेन कहते हैं, जो दोनों बड़ी जल राशियों के बीच में स्थित। और यहाँ पे माउंटेन्स की काफ़ी हाइट भी है। और आप जानते हैं आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में ऑलरेडी एक डिस्प्यूट चल रहा है। उसके बाद अब जो ये इनका एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे इन माउंटेन्स रीजन में हुआ है। और यहाँ पर एल्ब्रूज जो माउंटेन्स है, ईरान का जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे आपको एल्ब्रूज माउंटेन भी मिलते हैं। तो ये कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी।
तो कॉकेसस जो कि अजरबैजान, आर्मेनिया और जो ब्लैक सी और कैस्पियन सी को आपस में जोड़ते हैं वो, उसके बाद एल्ब्रूज माउंटेन जो कि ईरान के अंदर ही है और कैस्पियन सी के डाउनवर्ड में है। और कैस्पियन सी आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और इसी के चारों तरफ ईरान की भी एक बहुत बड़ी टेरिटरी लगती है, ऊपर रशिया आता है, बाकी बगल में आप तुर्कमेनिस्तान को देख सकते हैं और अजरबैजान को देख सकते हैं। और जो जॉर्जिया है वो किससे कनेक्ट होता है, ब्लैक सी से। और आर्मेनिया एक लैंडलॉक कंट्री है, इसकी टेरिटरी ना तो ब्लैक सी से लगती है ना अजरबैजान से लगती है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी। इसके अलावा ये जो दो नदियां आपको दिख रही है, एक ये नदी और एक ये तो आपकी टिग्रिस और यूफ्रेटस, ये तो आपकी टिग्रिस हो गई और ये यूफ्रेटस। और इन दोनों ही नदियों के किनारे पे हमारी जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसी का यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। और इसी मेसोपोटामिया की सभ्यता से हमारे रिलेशन किससे थे, हमारी जो इंडस सिविलाइजेशन थी। और आप जानते हैं इंडस का क्षेत्र इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सभी में है। तो ये आपको जो लोकेशन दिखाने का प्रयास किया गया, यही रीज़न है मेन। आपसे इसको समझना होगा कि हमें एक्चुअली एक एक्सीडेंट ने कितनी तरह की चीज़ों को बताने का एक प्रयास दिया। और इसी चाबार पोर्ट के बगल में जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर ईरान का एक और पोर्ट है जिसका नाम बंदर अब्बास, बंदर अब्बास। और इस बंदर अब्बास पोर्ट का डेवलपमेंट, यानी कि हम इसका इस्तेमाल अभी कर रहे हैं वर्तमान में। जो भी हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ट्रेड होता है तो हम बंदर अब्बास के माध्यम से करते हैं, क्योंकि चाबार का अभी बात चली है, चाबार इससे पहले डेवलप नहीं हो पाया था, हम कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, लेकिन पोर्ट का डेवलपमेंट अभी एग्रीमेंट हो गया था, अब ट्रेड है वो काफ़ी आगे बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपको इस मैप में क्लियर हो गई होगी। तो ईरान की एक क्रूशियल लोकेशन और उसके बाद जो ये एक्सीडेंट हुआ, ट्रेजिक एक्सीडेंट, ये किस प्रकार से वहाँ की पॉलिटी को डिस्टर्ब कर सकता है वो भी हम देखेंगे। आई होप चीज़ें यहाँ से क्लियर हैं। इस एडिटोरियल में हमें ये बताने की कोशिश की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं मिस्टर रामकृष्णन, ये सेंटर ऑफ वेस्ट एशिया JNU के अंदर प्रोफेसर है, और इनका ये कहना है कि ईरान की जो पॉलिटी है वो काफ़ी स्टेबल है। ईरान एक ऐसा देश नहीं है कि वहाँ पे किसी एक व्यक्ति की डेथ से काफ़ी कुछ बदल जाए। और इनका ये कहना है कि हालांकि जो मेन जितना पावर है वो किसी के पास है, सुप्रीम लीडर जो कि अयतुल्ला अली खमानी है उसके पास है। और जो बगल में आप देख सकते हैं ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट हो गए अब तो ईरान के, जो इब्राहिम रईसी, जिनकी डेथ हो गई है। तो इनका ये कहना है कि एक्चुअल पावर का सेंटर तो वो कौन है, ये तो आपके ईरान के सुप्रीम लीडर है। लेकिन आप प्रेसिडेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, जो फॉरेन पॉलिसी होती है उस फॉरेन पॉलिसी को कौन डिक्टेट करता है, उसको प्रेसिडेंट करता है। और इसके अलावा ये भी समझिए कि साथ में फॉरेन मिनिस्टर की डेथ भी हो जाना, ऑफिशियल की डेथ हो जाना। और हालांकि अभी तक ईरान के किसी भी स्टेट मीडिया ने किसी प्रकार का एलिगेशन नहीं लगाया है कि हो सकता है कि कोई सबोटाज हो। यानी कि आप जानते हैं कि इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, वो ऐसी कई हाई प्रोफाइल किलिंग ईरान के अंदर करने के लिए फेमस है। तो क्या मोसाद ने ऐसा किया, इस पॉसिबिलिटी को अभी तक ईरान के किसी भी स्टेट मीडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और USA भी कई कोवर्ट एक्शन के अंदर इन्वॉल्व हुआ है। तो ऐसी कोई भी न्यूज़ अभी बाहर नहीं आई है। कल तक ये शायद ऐसी चर्चाएं चल रही थी, हो सकता है ये सबोटाज हो। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान ने इजराइल के ऊपर भी अटैक किया था और इजराइल ने कहा था कि हम इसका रिवेंज लेंगे। अभी तक ये एक्सीडेंट लग रहा है। और एक एडिटोरियल और भी आया था न्यूज़ में जिसमें उन्होंने पायलट की सेफ्टी और जो हमारे जो एविएशन के रूल्स और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बताया कि देखा गया है कि पायलट के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है। उनको जो बैड वेदर के अंदर भी जो ये उड़ाने के लिए, हेलीकॉप्टर्स वगैरह उड़ाने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, क्योंकि हाई प्रोफाइल विजिट्स होती है तो उसके अंदर क्या है, पायलट्स का रोल काफ़ी कम माना जाता है। लेकिन एविएशन की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए पायलट्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और फ्रीडम देना चाहिए। यही उदाहरण हमने भी देखा जब हमारे जो फर्स्ट CDS थे मिस्टर विपिन रावत, जनरल विपिन रावत, उनकी जब डेथ हुई थी तो भी वो भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुई थी। इसके अलावा आप जानते हैं जो रैमसे मैकडोनल्ड अवार्ड दिया जाता है, तो रैमसे मैकडोनल्ड प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी भी जो डेथ हुई थी वो भी एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर हुई थी। तो चीज़ें ये दिखाती है कि हेलीकॉप्टर क्रैश काफ़ी हाई प्रोफाइल इशू रहते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि पायलट्स को और एविएशन को अपने जो सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड्स है उसको मेंटेन करके रखना है। अब जब वापस ईरान की तरफ आते हैं, अब क्या है, इसके बाद क्या हो सकता है। तो इनका ये कहना है कि ईरान जो अपनी पॉलिटी है, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी है, जो उसके डेवलपमेंट्स है वो लार्ज स्केल पर डिस्कशन होने के बाद होते हैं। तो इनके प्रेसिडेंट के जाने से इतना असर नहीं पड़ेगा। अब क्या हुआ है, एक्टिंग प्रेसिडेंट भी जो अयतुल्ला अली खमानी हैं उनके बेटे को बना दिया गया है, तो चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो सकती है। परंतु हो सकता है कि इनको अभी रिसेंटली इलेक्शन में जाना पड़े। जब इलेक्शंस होंगे तो वो इलेक्शन कितने शांतिप्रिय प्रकार से हो सकते हैं वो हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि ईरान के अंदर दो वर्ग हैं, एक जो बदलाव चाहते हैं और एक जो हार्डलाइनर्स है, रिजिड हैं।
जो क्लैरिकल्स हैं, जो क्लैरिक्स हैं वो। तो अब ये क्या जो ये बदलाव इलेक्शंस होगा, इस इलेक्शन में कहीं जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो वापस हावी ना हो जाए, तो ये कुछ एक नई चीज़ें देखने की होगी। हालांकि इनकी जो डेथ है वो काफ़ी शॉकिंग थी, क्योंकि ऐसे टेंस टर्मोइल में जब ईरान के साथ उनका विवाद चल रहा है, और आप सोचिए कि एक जो हमारे ये प्रेसिडेंट थे इब्राहिम रईसी, इन्होंने एक काम और किया था। इन्होंने जो यूएसए का जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो हमारी ट्रीटी थी उससे जब बाहर निकले, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने, उसके बाद से इन्होंने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस पावर बनाने की कोशिश की। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, इस पावर का मतलब क्या था कि अब हमें एक ऐसा, जैसा मैंने कई बार कहता हूँ कि जो हम इंटरनेशनल रिलेशन में देखते हैं, तो वहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर जो फॉल्ट लाइन होती है उनको खड़ा किया जाता है, उसके बाद आइडियोलॉजिकल आधार पे युद्ध लड़े जाते हैं, प्रॉक्सी वॉर लड़े जाते हैं, और उसके अंदर जो प्रॉक्सी वॉर लड़े जाते हैं तो वहाँ पे अलायंस बनाए जाते हैं। तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी अलायंस बनाने का तरीका है। कैसे? अभी आपने रिसेंटली देखा ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में एक डील हुई, पीस डील हुई, और किसने ब्रोकर करवाई? चाइना ने। और आप जानते हैं कि ईरान, चाइना और रशिया आपको हमेशा एक दूसरे के सपोर्ट में दिखाई देंगे। मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कैसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस रिलेवेंस है। तीसरा, इसके अलावा आप देखोगे जो सीरिया के अंदर इश्यू चल रहे हैं, जो सीरिया का रिजीम है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। फिर आप चौथा देखें, अगर आप अभी जैसे आपने ये वॉर फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो ये पैलेस्टीन्स हैं, इन पैलेस्टीन को सपोर्ट करने के लिए गाजा के अंदर कौन सी एक्टिविटी, कौन सा टेररिस्ट ग्रुप है जो एक्टिव, वो हमास। उसको कौन सपोर्ट कर रहा है? उसको सपोर्ट कर रहा है ईरान। इसके अलावा आप जानते हैं कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह काफ़ी एक्टिव है। आई होप आप इन चीज़ों से समझ रहे होंगे किस प्रकार से ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना करके जो आस पास के देश हैं और जो यूएसए है जो अपना एक प्रेशर बनाना चाहता है ईरान पे, उस प्रेशर को रिलीज़ कौन कर रहा है? ईरान कर रहा है, इन सभी माध्यमों से। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस आपको एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पता होना चाहिए, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो होगी चीज़ें यहाँ से क्लियर ईरान के बारे में। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आएगा तो हम उसको कवर करेंगे, अदरवाइज इट इज़ मोर देन सफिशिएंट जो ये न्यूज़ आएगी। एक और हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ वेनेजुएला से आई है कि वेनेजुएला, आप जानते हैं कि वेनेजुएला एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। कहाँ की कंट्री है? साउथ अमेरिका। वेनेजुएला साउथ अमेरिका की कंट्री है, और साउथ अमेरिका में भी ये साउथ अमेरिका के टॉप के ऊपर है। ऊपर तो जैसे नॉर्थ अमेरिका आ गया, तो आप, मैं एक थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बना देता हूँ, 1 मिनट। तो ये साउथ अमेरिका है, और इस साउथ अमेरिका में यहाँ पे आपकी कंट्री कौन सी है? वेनेजुएला। आई होप क्लियर है। और इसी वेनेजुएला के आसपास से यहाँ से कौन से माउंटेन्स निकलते हैं? एंडीज। नॉर्थ अमेरिका के अंदर रॉकीज है और साउथ अमेरिका के अंदर एंडीज माउंटेन सीरीज है। लगभग जो इसकी हाइट है वो करीब करीब 5000 मीटर के आसपास है। तो दुनिया की हाईएस्ट नहीं है, परंतु काफ़ी ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं अल नीनो, और अल नीनो का जो उत्थान अगर हम पढ़ते हैं तो वो कहाँ पढ़ते हैं? पैसिफिक ओशन में। यानी कि इधर आपका, अगर मान लो मैं गलत, थोड़ा सा मैप अच्छा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया और इन दोनों के बीच में जो साइकिल बनता है, इसी के आधार पे हम अल नीनो और ला नीना की गणना करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, ये न्यूज़ ये है कि वेनेजुएला में, वेनेजुएला एक ऑयल रिच कंट्री भी है, आपको ये पता होना चाहिए। वेनेजुएला के अंदर जो उसका लास्ट ग्लेशियर था वो भी ख़त्म हो गया। अब ये क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्टेड है, किससे? ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम्बोल्ट ग्लेशियर था जिसकी ये पिक्चर दिखाई गई है। तो ये ग्लेशियर भी अब ग्लेशियर का दर्जा नहीं रहा है, और इसको बोला गया है कि अब तो ये ग्लेशियर तो नहीं है, ग्लेशियर के बाद इसको आइस शीट का दर्जा दे दिया गया, मतलब कि उसकी थिकनेस इतनी कम हो चुकी है। और इसके अलावा 5-6 ग्लेशियर थे, धीरे धीरे सब खत्म हो गए। अब रीज़न क्या बताया गया है इसमें? रीज़न ये बताया गया है कि आप देखिए क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, इस क्लाइमेट चेंज से अर्थ का जो टेम्परेचर है 1.1 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका 1880 के लेवल से। आप समझ गए। और पेरिस में जो हमारा एग्रीमेंट है वो क्या कहता है? हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कैसे न कैसे रोकना है। तो ग्लेशियर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेनेजुएला के अंदर हमको इंसिडेंट मिला है कि वहाँ पे जितने भी ग्लेशियर थे वो वाइप आउट हो चुके हैं। क्यों हुए? क्लाइमेट चेंज से। उसके अंदर अल नीनो की भूमिका भी डाल सकते हैं, क्योंकि अल नीनो भी किससे इंपैक्ट हो रहा है? क्लाइमेट चेंज से।
ये चीज़ें ये दिखाती है कि इससे क्या होगा, जो रिवर्स निकलती थी वो इम्पैक्ट होगी, पानी जो निकलता था वो इम्पैक्ट होगा, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट होगी, एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होगा, उसके बाद प्लांट, उसके बाद जो वन्य जीव जंतु थे उनकी स्पीसीज़ होगी, उसके बाद जो आपका रिच फॉरेस्ट थे वो भी इम्पैक्ट होंगे। ये चीज़ें ये दिखाती है कि हमें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ने की क्या ज़रूरत है। और एग्ज़ाम में यदि सवाल आता है कि क्लाइमेट चेंज के क्या असर है, तो आप वेनेजुएला का कोट कर सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ पे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, ये एक वार्निंग सिग्नल है। आप समझ लीजिए, इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि साउथ अमेरिका में एंडीज़ के ऊपर भी हमारे ग्लेशियर्स मौजूद है 5,000 मीटर की हाइट में, और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे हिमालयाज़ के अंदर भी ग्लेशियर है। तो ये एक चीज़ दिखाती है कि क्लाइमेट चेंज से जो चुनौतियाँ आ रही है उसको आप अलग अलग सेगमेंट से अलग अलग दिखा सकते हैं। तो ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है उन चीज़ों के लिए। और ग्लेशियर लॉस क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम जानते हैं ग्लेशियर का यूज़ क्या है, फ्रेश वाटर के बहुत बड़े सोर्सेज होते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी अंटार्कटिका के लेकर के। अंटार्कटिका के अंदर जो पार्लियामेंट मीट होने वाली है, और इस बार की जो चेयर है वो किसके पास है, इंडिया के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि हम कोची के अंदर इस महीने के लास्ट के अंदर अंटार्कटिक की जो पार्लियामेंट है उसकी मीटिंग करवाएंगे। यहाँ पे ये देखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि आखिर अंटार्कटिका क्या है, उसको समझने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं कि जो ड्राइंग में दे रखा है ये हमारा साउथ पोल है, और साउथ पोल है वो पूरा आइस से कवर है, और जैसे ये सब जीरो टेम्परेचर से नीचे है, तो यहाँ पर अंटार्कटिक को दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, ग्लोबल इश्यूज़ हैं, उन सबसे दूर रखने का प्रयास किया गया, और इसके लिए एक अंटार्कटिक ट्रीटी साइन की गई। इसके अंदर स्टार्टिंग में 12 कंट्रीज़ थी, बाद के अंदर कंट्रीज़ और ऐड होती गई, और उसके अंदर इंडिया भी एक सिग्नेटरी बना। ठीक है, और इंडिया जब हमारा वर्ल्ड कप कब जीते थे, 1983, तो 1983 के अंदर इंडिया भी इससे जुड़ा, और जैसे ही हम जुड़े हमने भी वहाँ पे अपने कुछ मिशन लॉन्च किए। तो 1983 के अंदर ही सबसे पहले हमने कौन सा मिशन लॉन्च किया, दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, उसके बाद हमने 1990 के अंदर एक और नया हमने 1989 और 1989 और 90 के अंदर हमने एक और जो हमारा वहाँ पे ऑपरेशन सेंटर खोला, जिसको हमने मैत्री नाम दिया था। अब हम 2029 तक प्लान है कि हम मैत्री 2 खोलें, क्योंकि मैत्री 1 जो है आपका वो ऑलमोस्ट क्या है, वो ख़त्म होने के कगार पे है। तो हम मैत्री 2 की बात कर रहे हैं। तो ये 3 तो हमारे क्या हो गए, जो हमारे साइंटिफिक डिस्कवरी रिसर्च के लिए हमारे सेंटर्स हो गए। कहाँ पे, अंटार्कटिक के अंदर। अंटार्कटिक की जो पार्लियामेंट की मीटिंग है वो इंडिया करवा रहा है, इससे पहले भी हमने करवाई है। कहाँ पे, 2007 के अंदर। अंटार्कटिक ट्रीटी कहती क्या है, ये कहती है कि हम जो भी राष्ट्र इसके सिग्नेटरी हैं वो मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि अंटार्कटिका को हमेशा किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, हम करेंगे पीस के लिए। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होगा, किसी प्रकार का न्यूक्लियर जो कचरा है उसको यहाँ पे फेंका नहीं जाएगा, न्यूक्लियर वेस्ट जिसको बोल सकते हैं आप, या फिर न्यूक्लियर अवशेष, उन चीज़ों का यहाँ पे निस्तारण नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करने की पावर जो भी मेंबर कंट्रीज है उन सभी को होगी, और आपस में जानकारी शेयर कर सकते हैं, कुछ जानकारी चाहिए तो ले भी सकते हैं। किसी प्रकार की न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये सारी चीज़ें विश्व के अंदर आपके किसी से विवाद चल रहे हो, उसका केंद्र अंटार्कटिक नहीं बनेगा, ये बताने का प्रयास किया गया है। इसकी मीटिंग अभी कहाँ है, इंडिया के अंदर है, और दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, और यस हम जो नया एक और सेंटर बनाने का प्लान कर रहे हैं 2029 के बाद में, वो भारती ऑलरेडी आई थिंक एक्टिव है। तो 3 सेंटर है वहाँ पर, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, और चौथा हम जो प्लान कर रहे हैं वो होगा मैत्री 2। आप समझ गए। तो ये 3 इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी, और चौथा 2029 तक हमारा प्लान है वो मैत्री 2। तो आप इसमें एक और नोट कर लें, भारती। तो ये अंटार्कटिक की पार्लियामेंट के बारे में था, जो इंपॉर्टेंट आज न्यूज़ मेरे को लगी, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ही आई थी। यस, इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी साइंस के अंदर, साइंस पेज के अंदर, और वो थी वीनस को लेकर के। वीनस को लेकर के जो नेचर हमारी मैगजीन है, साइंटिफिक डिस्कवरीज को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है, उसके अंदर कुछ इसके बारे में फैक्ट्स आए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर वीनस की पहले बेसिक जानकारी देखते हैं, वीनस एक्चुअली क्या है, तो ये हमारे सोलार सिस्टम के अंदर जो सन का सोलार सिस्टम है, और इस सोलार सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स हैं, तो वीनस जो है आप जानते हैं कि सन से सेकंड क्लोजेस्ट है मरकरी के बाद। लेकिन इस धरती पे जो अगर कहीं पे इतने सारे प्लैनेट हैं ना, उनमें सबसे हाईएस्ट अगर कहीं टेम्परेचर मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, वीनस के ऊपर। अब आप सोचिए यहाँ पे हाईएस्ट टेम्परेचर क्यों है, होना तो किसके ऊपर चाहिए, मरकरी पे चाहिए, लेकिन वीनस के ऊपर है। कहीं ऐसा नहीं कि मरकरी के पीछे छुपा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। वीनस है वो भी अपनी ऑर्बिट के अंदर इसमें चक्कर लगाता रहता है, और सारे प्लैनेट अपने लगाते हैं।
वीनस को ट्विन सिस्टर किसा कहते हैं? अर्थ का, क्योंकि दोनों की जो साइज़ है ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आखिर वीनस हॉटेस्ट क्यों है। उसके कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न है। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न ये है कि जो वीनस है ना, इस वीनस के ऊपर जो उसका एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिक है, और इस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा है। CO2 ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इस CO2 के कारण ही वहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह भी प्रेजेंट है, जिस कारण से जो एनर्जी आती है वो एनर्जी कहाँ ट्रैप हो जाती है, किसके अंदर? वीनस के अंदर ही। इसलिए जो इसका एटमॉस्फेयर है वो इनहॉस्पिटेबल है, वहाँ पे इंसान नहीं रह सकते, कोई भी प्रजाति पेड़ पौधे कुछ नहीं हो सकता। वर्तमान में तो यही परिदृश्य है। भविष्य में अगर साइंटिफिक कोई डिस्कवरी होगी तो अलग बात है। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इसको अर्थ की ट्विन सिस्टर कहा गया, क्योंकि अर्थ के बराबर इसकी शेप है। हालांकि ये जो प्लेनेट है वो सॉलिड है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गैसियस प्लेनेट है, नो, ये काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी हॉट है, और इसके अंदर काफ़ी रॉक्स वगैरह काफ़ी दिखाई देती है। हमने मिशन भी भेजे हैं, और वो जो मिशन थे वो ऑर्बिटर थे, मतलब उसके चारों तरफ चक्कर लगाए, इमेज खींची और वापस हमको भेज दी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वीनस हम बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे चक्कर लाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी अर्थ है तो अर्थ कैसे चक्कर लगाती है? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन वीनस कैसे लगाता है? वीनस लगाता है क्लॉकवाइज। तो ये एकमात्र हमारा ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो रिवर्स करता है। लेकिन आपको ये समझना होगा, जैसे अर्थ का रोटेशन होता है ना, अर्थ अपने खुद के एक्सिस पे घूमती है। अर्थ जब अपने खुद के एक्सिस पे घूमती है तो लगभग उसको 24 घंटे लगते हैं अपने एक्सिस पे घूमने में, इसलिए हमारे यहाँ दिन रात होते हैं। लेकिन वीनस क्या करती है, वीनस जब अपने एक्सिस के ऊपर घूमती है तो उसको 243 दिन लगते हैं। कितने? 243 डेज। इसीलिए वीनस के ऊपर अगर आप सोचो कि एक दिन कितने टाइम का होगा, 243 दिन का, 243 दिन के बाद वहाँ सन दिखाई देगा, आप समझ गए, सनराइज होगा। और इतने में तो वीनस इस पूरे सूर्य का एक चक्कर जिसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं वो लगाती है, और रिवोल्यूशन में इसको टाइम कितना लगता है? करीब करीब 225 दिन, आप समझ गए। और हमें कितना लगता है अर्थ को? 365 डेज। तो आप समझिए कि जो वीनस का रिवोल्यूशन है वो 225 दिन का है, और जो उसका रोटेशन है अपने एक्सिस पे 243 दिन का है। तो हमारी तरह 24 घंटे के अंदर दिन रात नहीं होते, तो यहाँ सीजन वगैरह वाला कोई सीन है ही नहीं जो हमारे यहाँ पे होता है। और इसी कारण से वीनस के पास आप देखो कोई मून वगैरह भी नहीं है, जैसे अर्थ के पास मून है, ठीक है। और इसके अलावा वीनस का एक इंपॉर्टेंट जो अपने ये न्यूज़ आई, वो न्यूज़ क्या बोलती है? न्यूज़ में जो इंपॉर्टेंट ये था कि आखिर वीनस के ऊपर पानी क्यों नहीं है। आपने कहा इतना गर्म है, ठीक है, गर्म होने के बाद भी तो एटमॉस्फेयर के अंदर तो पानी होना चाहिए, वाटर वेपर होना चाहिए, क्योंकि पानी अगर इवापोरेट हो गया पानी कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में रहेगा, एटमॉस्फेयर से बाहर तो नहीं जाएगा। और जो इसकी ग्रेविटी भी है ना वो अर्थ के ऑलमोस्ट सिमिलर है, यानी कि मैं आपको इसकी ग्रेविटी कितनी बताऊँ, मान लो आप बास्केटबॉल में जंप लगाते हो और यदि आपने 10 इंच का डंक मारा, कहाँ पे? अर्थ पे, तो आप वीनस पे कितना है? 11 इंच का डंक मार लोगे। मतलब कहने का मतलब क्या है? बहुत माइनर सी ग्रेविटी यहाँ पे कम है, इसकी वीक है। क्यों है वीक? क्योंकि नज़दीक किसके? सन के। तो सन से नज़दीक होने के कारण जो सन की ग्रेविटी है वो वीनस की ग्रेविटी को या गुरुत्वाकर्षण को इम्पैक्ट करती है। होगी चीज़ें क्लियर? ये जो साइंटिफिक डिस्कवरी अभी आई है वो ये बोल रही है कि ऐसा हो सकता है वहाँ पे हमने एक चीज़ को इग्नोर किया है। और हम क्या इग्नोर करते आए हैं कि वहाँ पर जो पानी है वो पानी नहीं होने का मेन रीज़न ये हो सकता है कि जो आप जानते हैं कि वाटर H2O होता है। अब इसकी जो हीटिंग से क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है वो कहाँ चले गए? ऊपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, ये चले गए एटमॉस्फेयर में। अब बचा ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन की रिएक्शन किसी और से होगी जिस कारण से पानी बना ही नहीं। जब पानी बना ही नहीं तो पानी की उपलब्धता कम होगी और धीरे धीरे वो एवेपोरेट हो गया। गर्मी तो वैसे ही वहाँ पे। इन चीज़ों को इन्होंने दिखाने का प्रयास किया। एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो कुछ चीज़ें थी ना वो हमने ऑलरेडी कवर कर ली, ये जो हमने यहाँ पे बेसिकली। अब आपको ये समझना होगा कि हम एक शुक्रयान की बात कर रहे हैं। भारत का जो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है, कौन है? इसरो। वो शुक्रयान की बात कर रही है कि हम शुक्रयान को भेजेंगे, ठीक है। और वो कहाँ भेजने का प्लान है हमारा? वीनस का। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारा शुक्रयान मिशन कहाँ जाने वाला? वीनस। और वीनस को लेकर के ये डिस्कवरी आई। इसको हम एग्जाम्स में क्वेश्चन में डालेंगे और ताकि आपका वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दूसरा, जो नासा है उसने भी अपना एक मिशन बनाया, मावेन। और वो मावेन मिशन कहाँ के लिए है? वो मार्स के लिए। लेकिन जो मार्स का भी एटमॉस्फेयर ऐसे वहाँ पानी नहीं है, तो जो मैवेन मिशन है ये जो मार्स का अध्ययन करके आएगा, इससे भी हमको शुक्र ग्रह या वीनस ग्रह के पानी की अनुपलब्धता में और सहायता मिलेगी। अब क्या हुआ, जो नॉलेज इन साइंटिफिस्ट को हुआ है इसी के आधार पर ये लोग क्या करेंगे, ये लोग
मिशंस को लॉन्च करेंगे जिससे इसके तथ्य को और गहरता से जान सकें। तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ फॉर टुडेज़। इसके अलावा और कोई इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमारे इसमें आज में थे नहीं, तो जो भी इंपॉर्टेंट थे वो हम कवर कर रहे हैं। आप कनेक्ट रहें, रेगुलर देखें, चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वी विल मीट अगेन टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक यू सो मच।